हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो सीटेट की क्लास है, इसमें हम जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब कि जो त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत है वो पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत सबसे पहले तो दिया किसने है, तो ये यहाँ पर ये थोंडाइक साहब हैं। इन्होंने ये जो है ये त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया है। और इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति जो है थोंडाइक हैं। इनका पूरा नाम है E.L. थोंडाइक है इनका नाम। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात पहले थोंडाई साहब के बारे में कि इन्होंने ये प्रयास कैसे किया था, कहाँ के रहने वाले हैं। तो थोंडाइक जो साइंटिस्ट है, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका के वैज्ञानिक है। इन्होंने जो है त्रुटि एवं प्रयास का जो है सिद्धांत दिया है। और वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना, मतलब कि किसी को किसी कार्य के लिए उकसा दिया जाए, तो उसके प्रति, उस कार्य के प्रति उसकी अनुक्रिया बढ़ जाएगी, रेस्पॉन्स बढ़ेगा। और जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। मतलब कि सीधी सी बात है, अगर हमने किसी कुत्ते को जो है डेली एक एक रोटी डालना शुरू किया था, जब हम कुत्ते को डेली रोटी डालना शुरू करेंगे तो क्या होगा, उसके मुंह में लार आएगी। लार आएगी डेली, फिर हमने उसको रोटी डालना बंद कर देंगे, फिर भी हम उसके सामने जाके खड़े हो जाएंगे ना, तो भी उसके मुंह में लार आएगी। तो ये क्या हो गया कि जब भी हम उस कार्य को दोहराएंगे तो अनुक्रिया बढ़ेगी, रेस्पॉन्स बढ़ेगा। और जब हम अनुक्रिया को बार बार दोहराएगा तो वो जो वह है कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। ठीक है। तो अब इन्होंने जो है थोंडाइक साहब ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या प्रयोग किया था वो देखते हैं। इन्होंने देखिए यहाँ पे एक पिंजरा है, इसमें एक बिल्ली को कैद कर लिया है। इस बिल्ली को कैद करने के बाद में यहाँ पर देखिए ये एक पिस्टन लगा लिया है। ठीक है। इस पिस्टन के सहारे, जो कि यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, ताकि जो बिल्ली है वो कुछ ना कुछ इस पिस्टन से हिला सके। और यहाँ पे जो बिल्ली है, इसके सामने ये भोजन रखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से जब बिल्ली ये पिस्टन को खींचेगी तो गेट खुल जाएगा। ये यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है इस तरीके से। जब रस गेट खुलेगा तो बिल्ली जो है भोजन को खा लेगी। थोंडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया है, और बाहर एक मरी मछली उसके भोजन के रूप में रखी हुई है। ठीक है। एक मरी मछली को पिंजरे के बाहर रख दी है। पिंजरे में क्या लगा है? एक लीवर लगा हुआ है, जो यहाँ पर लगा हुआ है। पिंजरे में एक लीवर लगा हुआ है, और जिस पर क्या होगा कि पैर पड़ने पर या फिर जो है उस पर कोई भी हलचल करेगी बिल्ली, उसके अंदर भूखी है तो भूख के मारे छटपटाएगी तो पैर पड़ेगा, उसका पैर लग पर, उसके जो लीवर है उस पर पैर लगेगा या उसका कोई भी अंग लगेगा, तो वो क्या हो जाएगी कि उधर उधर भूख के मारेगी, छटपटाएगी। और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है, और बिल्ली अपने भोजन लक्ष्य, मतलब कि मृत मछली तक पहुंच जाती है। उसका बिल्ली का लक्ष्य था क्या था? भोजन को प्राप्त करना। तो बिल्ली उस भोजन को प्राप्त कर लेगी। ठीक है। तो ये सिद्धांत से हमें क्या सीख मिलती है कि ये सिद्धांत या प्रयोग बतलाता है कि हम प्रयास करेंगे तो क्या होंगी, गलतियां होंगी। कोई भी प्रयास की, जैसे बिल्ली ने सबसे पहले हलचल करना शुरू किया, तो हलचल करते ही उसका पैर लीवर पे नहीं पड़ा, तो क्या हुई, त्रुटि हुई उससे। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार में जब बिल्ली को रखा गया तो उसका बहुत देर बाद में पहली बार में पैर लगा। फिर जब दूसरी बार बिल्ली को वापस जो पिंजरे के अंदर रखा तो बिल्ली ने फिर हलचल की, फिर इसको पैर लीवर पर पड़ा, तो फिर उसको क्या हुआ, गेट खुला, भोजन मिल गया। अंत में उसने क्या किया, हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे यानी सीख जाएंगे। अंत में धीरे धीरे बिल्ली सीख गई कि इस लीवर पर पैर पड़ने पर जो है गेट खुलता है और भोजन मिल जाएगा। तो अंत में बिल्ली क्या करने लग गई, उसको जब पिंजरे में बंद किया गया तो सीधा ही डायरेक्ट पिंजरे पर पैर लगाना, जो है जो लीवर है इस पर पैर लगाने लगी। जब पिंजरे पर पैर लगाएगी तो गेट खुल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। तो आखिर में बिल्ली जो अपने लक्ष्य तक पहुंच गई, मतलब कि वो लीवर पर पैर दबा के, लीवर से को दबा के जो है गेट खोलने में सक्षम हुई। अब थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए थे वो देखते हैं। एक तो इन्होंने मुख्य नियम दिया था, और दूसरा इन्होंने एक गौण नियम दिया। तो मुख्य नियम और गौण नियम में क्या क्या अंतर है? देखिए, मुख्य नियम जो दिया था तो उसके अंदर जो है इन्होंने 3 नियम बताए थे।
तो मुख्य नियम जो है उसके अंदर इन्होंने 3 नियम बताए। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। और तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो अब पहला है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम क्या बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। अब मान लीजिए हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी हम मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसको हम जो है 2 का पहाड़ा याद करना सिखा रहे हैं, तो हम उस काम को ज्यादा करेंगे। इसके कहने का मतलब है कि किसी काम को जितना ज्यादा करेंगे उतना ही जल्दी हम उसे सीखेंगे। तो बच्चे ने 2 का पहाड़ा बोलना शुरू किया, तो जैसे जैसे वो बोलता रहेगा, उसके जो समय बढ़ता जाएगा, बोलते हुए अभ्यास बढ़ता जाएगा, तो वो सीख जाएगा। ये थॉर्नडाइक साहब ने जो उनका मुख्य नियम है उसका अभ्यास के नियम में बताया है। ठीक है, अगला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर होंगे उसे उतना ही जल्दी सीखेंगे। अब मान लीजिए हम छोटे बच्चे को 2 का पहाड़ा सिखा तो रहे हैं, उसे अभ्यास तो करा रहे हैं, लेकिन बच्चा तत्पर नहीं है। अगर बच्चा तत्पर नहीं है तो बच्चे तत्पर नहीं होगा तो उसका अभ्यास भी नहीं होगा, उसका मतलब एक्टिव नहीं रहेगा बच्चा। तो बच्चे को एक्टिव रहना जरूरी है, डीएक्टिवेट नहीं रखना है बच्चे को। ठीक है, तो बच्चा एक्टिव रहेगा मतलब कि बच्चा सीखने के लिए तत्पर होगा, तो वो उतना ही जल्दी सीख जाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसे कि अभी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जितना मुझसे सीखोगे, जितना मैं बोल रहा हूँ उतने बात को अच्छी तरीके से समझ जाओगे, तो आप भी उस बात को सीख जाओगे। तो तत्पर रहना है जरूरी। तो आप अगर तत्पर नहीं रहेंगे तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, तो आपको पढ़ने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। ठीक है, अगला है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, और यदि सीखना असंतोषजनक हो तो सीखना संभव नहीं होता। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। मतलब कि थॉर्नडाइक साहब कह रहे हैं कि आप जो है एक बच्चे ने 2 का पहाड़ा धीरे धीरे सीख लिया, सीखने के बाद हमने बच्चे को जो है एक टॉफी दे दी, तो बच्चा क्या सोचेगा, यार टॉफी मिली है, 3 का पहाड़ा भी याद कर लूं, फिर एक टॉफी मिल जाएगी। तो ये तो क्या हो गया, पुरस्कार। लेकिन वहीं अगर बच्चे को दंड दे दिया जाए तो बच्चे को ये लगेगा कि यार दंड मिलेगा तो मुझे तो सीखना चाहिए। बच्चे को लग रहा है कि अगर पहाड़ा 2 का सीख लिया, नहीं सीखा उसने, तो उसको दंड मिलेंगे, हम बच्चे टीचर पिटाई करेगा। तो आजकल तो पिटाई बंद हो गई है, पीटना दंड देना बंद कर दिया है सरकार ने। लेकिन अगर हम उसके दंड देंगे तो तो भी बच्चा क्या करेगा, यार मुझे दंड मिलेगा, मैं इस काम को कर लेता हूँ। तो उसकी रुचि के अनुसार जो कार्य किया जाएगा, बच्चे की रुचि जो है, अगर उस कार्य को हम सिखाएंगे बच्चे को, तो सीखना क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। और यदि उसकी रुचि के अनुसार हम नहीं सिखाएंगे तो सीखना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रभाव के नियम में थॉर्नडाइक साहब ने बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम थॉर्नडाइक के गौण नियमों की। तो गौण नियम इन्होंने 5 दिए थे। इनमें पहला नियम है इनका बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स होता है क्या, देखिए बहुप्रतिक्रिया का नियम की जब हम बात करते हैं तो इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। तो इसका मतलब समझिए, देखिए जो मैं एग्जाम्पल दूंगा, उदाहरण दूंगा, उसे आप याद रख लेना, आपको बिल्कुल इजीली तरीके से समझ आ जाएगी। तो एक नई लड़की थी, उसकी शादी हो गई। शादी हो गई तो वो जिस घर में पहुंची, ससुराल में पहुंची, तो वहां पर बहू हो गई, तो बहू कहलाएगी। तो एक दिन क्या हुआ था, उस बहू को जो है सिर्फ चाय बनाना आता था, उसको जो है खाना बनाना नहीं आता था। तो एक दिन उसकी सास जो उसे बोल के चली जाती है, बेटा तुम खाना बना लेना, मैं बाजार से अगले दिन के लिए आगे की सब्जी लेके आती हूँ। तो जब बहू ने खाना बनाने की सोची तो बहू को सिर्फ चाय बनाना आता था। उसने आटा लगा लिया, जो गोल गोल लोई बना ली, उसके बाद जब उसने रोटी बनाई तो सबसे पहले उसे इंडिया का नक्शा बन गया। फिर जब उसने दूसरा प्रयास किया तो उससे राजस्थान का नक्शा बना, और अंत में उसने तीसरे प्रयास में जो है बिल्कुल गोल रोटियां बनानी सीख ली, गोल रोटी उससे बन गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, उस बहू ने क्या की, कई बार प्रतिक्रिया की, मतलब कि उसने अनेक बार प्रयास किया, और जब कई बार प्रयास किया तो उसको सही विधि मालूम हो गई कि किस तरीके से गोल रोटी बनानी है।
तो इस तरीके से क्या हुआ, उसकी रोटी बन गई। तो ये है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया के नियम में बहु के उदाहरण से ही याद रखना, ठीक है। अगला है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। अब देखिए कि हमारे घरों में जो है आजकल पानी का टैंक बनता है, और पानी का टैंक या तो किसी ने अपने घर में खुद खोदा होगा या फिर किसी मजदूर को खोदवाया होगा। तो अब क्या किया, इस तरीके से समझो कि मान लीजिए मैं हूँ टीचर, तो मैंने क्या किया था कि हमारे घर में पानी का टैंक खोदना था। तो अब मैंने सोचा यार कि जब हम फ्री हैं तो हम क्यों ना हम खुद ही खोद ले टैंक। बाहर अपन मजदूर को बुलाएंगे तो पैसे जाएंगे, तो अपने घर में पैसे बच जाएंगे। तो हमने क्या किया कि टैंक खोदना है। अब मैं क्या कर रहा था, टैंक को पूरी तरीके से खोद रहा था, ऐसे गोल खोदना है। मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से खोद रहा था। तो अब एक मिस्त्री आया, मैंने कहा मिस्त्री साहब, वहीं से जा रहा था बगल में से, तो मैंने कहा मिस्त्री साहब मैं टैंक खोद रहा हूँ, क्या सही खोद रहा हूँ, क्या देख लेना। तो उन्होंने, मिस्त्री साहब ने कहा कि तुम टैंक तो सही खोद रहे हो, लेकिन तुम जो है ये पूरी गड्ढे पूरे टैंक की मिट्टी एक साथ खोदने की कोशिश मत करो। तो मैंने कहा साहब, मिस्त्री साहब कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ी थोड़ी जगह की मिट्टी हटाओ, जैसे कि थोड़ी सी यहाँ की मिट्टी हटा दी, फिर थोड़ी सी यहाँ की मिट्टी हटा दी, फिर कभी यहाँ की मिट्टी हटा दी। मतलब जगह जगह की मिट्टी, मतलब एक साइड से हटाते चलो, ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी जगह जगह से हटा, एक साइड से हटाते मिट्टी चलो। जैसे यहाँ से हटाते हुए यहाँ से हटाते हुए ऐसे चलो, ठीक है। जैसे यहाँ से हटा ली तो इस जगह से हटाते हुए मिट्टी चारों तरफ ऐसे चलो, ऐसे घुमाते हुए। तुम ये एक सारी मिट्टी को एक साथ मत हटाते चलो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करो, तो वो कार्य क्या हो जाता है, अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। तो उन्होंने ऐसे जो कहा, तो वो कार्य क्या हुआ, जल्दी और सरलता से होने लग गया। तो टैंक खुद गया। तो उस कार्य को हमें क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, यह क्या कहलाता है, आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है, ठीक है। अगला है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार हम नवीन नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं, और इससे अधिक कम जो है अधिक सरल सरल और सुगम हो जाता है। मतलब कि एक छोटा बच्चा है, उसने साइकिल चलाना सीख लिया। अब साइकिल चलाने का ज्ञान उसमें किस में काम में आएगा, मोटरसाइकिल चलाने में सिखाना है उसको, तो मोटरसाइकिल चलाने में सीखने में काम आ जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसके पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना है, ठीक है, और उस अपना जो सीखा हुआ ज्ञान है उसे स्थायी बना लेना है, ठीक है। अगला है मनोवृत्ति या फिर अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। यह नियम हमें बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज्यादा हम उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। मतलब कि क्या कहता है कि हमारी रुचि किसी काम को सीखने में कितनी ज्यादा है। अगर हमारी रुचि कम है उस काम को सीखने में तो हम उसको कम सीखेंगे। अब मान लीजिए आप मेरी क्लास ले रहे हो और आपका ध्यान कहीं चला गया, यार मेरी गर्लफ्रेंड वहां गई, उससे ऐसी बात हुई थी, उससे ब्रेकअप हो गया। तो क्या हो गया, आपकी रुचि कम हो जाएगी पढ़ाई में, तो आप नहीं सीखेंगे। लेकिन आपकी रुचि जो है ज्यादा है, अरे यार कुछ भी नहीं, मुझे तो पढ़ना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, कुछ नहीं, सब कुछ बकवास है इस जिंदगी में, बेकार, सिर्फ पढ़ाई करनी है, नौकरी लगनी। तो क्या होगी, आपकी रुचि बढ़ेगी, तो आप उस काम को जल्दी से सीखेंगे, ठीक है। अगला है साहचर्य का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। मतलब कि आपका खुशी का काम है, तो आपने उसी क्रिया को पहले की तरह आप उनको क्या किया, एक शादी थी, तो शादी में जाके आपने क्या किया, डांस कर लिया। लेकिन अब किसी की मौत हो गई, डेथ हो गई, और वहां पे तुम्हें तुम्हारे पिताजी साथ ले गए। तो तुमने क्या किया, यार यहाँ पे डीजे वीजे बजा था, तो तुमने क्या कर दिया, वहां पे जाके आपका दोस्त यहाँ पे राहुल था, तो आप राहुल के घर पे क्या गए थे, शादी के माहौल में गए थे पहले। तो आप तो राहुल के दोस्त, आपके दोस्त राहुल थे, तो उसने कहा तुम्हारा डीजे वीजे बज रहा था, तो दोनों नाच रहे थे। अब उसी घर राहुल के घर पे क्या हो गई, डेथ हो गई उसके दादाजी की।
तो आप वहाँ पे गए तो आपने क्या कहा राहुल से, राहुल यार डीजे वीजे मंगवाओ यार नाचेंगे। तो मतलब कि आपकी पहले की प्रतिक्रिया क्या थी, शादी की। तो आपने उसी को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। वहाँ शादी का खुशी थी तब आप डीजे में नाचे थे, लेकिन यह किसी के उसके दादा की मौत हो गई तो भी आप जो है हंस रहे हो और कह रहे हो यार डीजे वीजे मंगवाओ यार नाचेंगे। तो ये क्या हुआ, साहचर्य का नियम हुआ। ठीक है। अब है त्रुटियां। अब त्रुटियां क्या होती हैं कि बच्चे से जो गलतियां हो जाती हैं। अब त्रुटियों से भी कहते हैं ना कि बच्चा है जो गलती करके सीखता है, और हम बड़े भी कहते हैं गलती करके सीखोगे। कहते हैं ना कि तब तक ठोकर नहीं लगती तब तक सीखते नहीं है। बड़े के मुंह से सुनी होगी बात। तो बच्चों के एरर मतलब गलतियां जो होती हैं उनके सीखने के लिए प्रोसेस का एक पार्ट है, प्रक्रिया का एक माध्यम है। जब तक बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे। ठीक है। बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स संसाधन का काम करती है। बच्चों की सोचने की क्षमता क्या है, वो किस तरीके की बातों को सोच रहे हैं, तो वो एक संसाधन का काम करती है एरर। ठीक है। स्टूडेंट्स की एरर संकेत इंडिकेट करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास मैकेनिकल ड्रिल की जरूरत है। मतलब कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास बार बार अभ्यास करवाना है, लेकिन बार बार अभ्यास तो नहीं करवाना, लेकिन उन्हें एक एरर्स जो होती है संकेत देती है कि अभी अभी अभ्यास की ओर जरूरत है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा थोंडाइक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हमारी यहाँ पे एक थ्योरी कंप्लीट हो गई। और हाँ फ्रेंड्स, हम जो है पहले सारी सी टेट की थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो हम इसके मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे सारे। ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।